निराला है। आज का ये अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। So now we are inviting Dr. Devendra Palhara for enlightening us. So now give a huge round of applause for Devendra Palhara. मेरे को वो दूसरे वाला माइक दे दो, तो कोडलेस दे देना। थोड़ी देर में बोल के कोडलेस ले लूँगा। ये वाला फ़ोन इससे उनको बोल देना, फ़ोटो ले लेंगे बीच में ना, पोर्ट्रेट में। थैंक यू नित्या, थैंक यू सौरभ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, नमस्ते जी। सभी रहो हंसते हंसते जी। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं आज पेरेंटिंग सेमिनार में? बहुत बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आप सबके लिए। क्योंकि मैं जहां से देख रहा हूं और जितनी मैं उम्मीद कर रहा हूं, उसके हिसाब से आपका जीवन बिल्कुल बदलाव की दिशा में चलना शुरू कर देगा आज से, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और यदि आपने मुझे पहले कभी नहीं सुना है, तो जो आपके जीवन की धारा है, हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि मैं बिल्कुल उसके उलट बात कर रहा हूं। यह कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैंने इस मुद्दे पर आज से 23 साल पहले बोलना शुरू किया था, तो जो क्रिटिसिज्म था उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जो मेरे टॉक के लिए या मेरी बात के लिए मुझे मिलता था। क्योंकि मैं बिल्कुल वो बातें बोलता था जो पूरे स्कूली सिस्टम, पूरे गांव की सोच, पूरे मां बाप की सोच सबसे बिल्कुल उल्टी होती थी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं सामने वाले आदमी को समझा नहीं पाता था, तो इरिटेट होकर वो मुझसे नाराज हो जाता या फिर मैं उससे इरिटेट हो जाता। आज 23 साल बाद ऐसा मौका आया है कि मैं ये कह सकता हूं गर्व से कि जो हमने किया पिछले 23 सालों में और जो कहा हमने 23 साल पहले, वो आज हम साबित कर रहे हैं और साबित कर चुके हैं, और लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपकी जिंदगी भी बदलनी शुरू करेगी। बिल्कुल उलट क्यों? बिल्कुल उलट इसलिए कि अभी जो ट्रेंड है हमारी पेरेंटिंग का, वो क्या है? जो नए लोग हैं, जो पहले कभी नहीं किसी सेमिनार में आए हैं, अगर मैं उनसे पूछता हूं कि आप मुझे बताएंगे कि आप बच्चे क्यों पैदा किया आपने और स्कूल क्यों भेजते हैं, ये दो बड़े सवालों के जवाब मुझे आपसे चाहिए। कोई भी एक पेरेंट या दो पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव अगर आप खड़े होकर के या वहीं पर बैठे बैठे भी बोल सकें तो। कोई भी पेरेंट, किसी को नहीं मालूम क्यों पैदा करे बच्चे? माँ बाप बनने के लिए, बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए, वंश चलाने के लिए, कुछ बने। हमारी भी सेवा, पहले अपनी की पहले देश की। एनीहाउ, मैं जब इस सवाल का जवाब ढूंढता हूं ना, तो यकीन मानिए एक बार तो मां बाप को लगता है कि ये सवाल कैसा है। क्योंकि जब आपने बच्चे पैदा किए, उस दिन आपने क्या सोचकर मतलब उस बच्चे की बीजारोपण किया होगा? जब हम कंसीव करते हैं, जब हम बात करते हैं, प्लान करते हैं बच्चा, तो क्या सोच करके प्लान किया होगा? इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द केसेस में
जब मैं बात कहूंगा, 2-3 बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पूरी बातचीत में ना, क्योंकि कई बार कॉन्ट्राडिक्शन इतनी हो जाती है कि मतलब पहले तो ऐसा होता था कि बहुत बुरी तरह से लड़ाई बच जाती थी, मतलब सभा में से ही उठकर भाग जाते थे लोग हमारी बात सुन करके, या फिर लड़ना शुरू कर देते थे। आज वो लड़ने वाली सिचुएशन नहीं है, आज मुझे पता है किन किन बातों पर। तो इसलिए एक तो जब मैं कहूँगा कोई भी बात अपने समाज के लिए, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस की बात होगी। और दूसरा, जब मैं सरकार शब्द का इस्तेमाल करूं तो ध्यान दीजिएगा, सरकार शब्द ना इस स्टेट की सरकार से बात कर रहा हूं, ना मैं दूसरे स्टेट की, ना केंद्र की। सरकार का मतलब है जिनको हमने पॉलिसी मेकिंग के लिए बैठाया है विधानसभा में, लोकसभा में, और वो पॉलिसी मेकर्स किसने भेजे हैं, उनको फंडिंग कौन देता है, उनको पैसा कौन देता है वहां जाने का, उनके चुनाव लड़ने का, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। क्योंकि जो पैसा देता है वही सरकार है, जिनकी बदौलत वो वहां बैठते हैं वही सरकार है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो मैं उनको कह रहा हूं जो पॉलिसी मेकर्स के ऊपर बैठे हैं जब मैं सरकार बोलूं। तो इसलिए सरकार का विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी नेता या किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूं। सरकार का विरोध करने का मतलब उस पॉलिसी का विरोध जिस पॉलिसी पर आज हम बात करेंगे। यह इसलिए क्योंकि जब मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने चलता हूं कि आप बच्चे क्यों पैदा करते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में हमको कोई तैयारी नजर नहीं आती है। आप घर बनाते हैं, पहले आप चेक करते हैं आपके पास बजट कितना है, आपने प्लॉट कैसा लेना है, परिवार में कितने लोग हैं, आपको कैसा घर चाहिए, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, कच्चा चाहिए, पक्का चाहिए, फर्श कैसे लगाने हैं, आप हर चीज़ की तैयारी करते हैं। खेत में आपने कोई फसल लगानी है, आप हर चीज़ की पहले ज़मीन को जोता जाता है, फिर तैयार किया जाता है, बीज को धोया जाता है, पूरी तरह से स्टेरलाइज किया जाता है, कोई बीमारी है उसको चेक किया जाता है, एक एक बीज को चेक करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ों की तैयारियां करते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं, सिर्फ एक काम बिना तैयारी के मैक्सिमम केसेस में होता है, और वो है बच्चा पैदा करने का। फिर हम बात करते हैं बड़ा हो गया बच्चा, फिर स्कूल की बात आती है कि स्कूल में क्यों भेजते हैं। तो फिर इसका जवाब हमारे को मिलता है कि पढ़ लिख कर वो कुछ बन जाए। मतलब क्या बन जाए, आई डोंट नो, क्योंकि उसको इंसान तो परमात्मा ने पहले ही बना दिया है या आपने बना दिया है। इसके अलावा वो कुछ और नहीं बन सकता मुझे लगता है। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आप नौकरी करें, वो जज बन जाए या प्लेयर बन जाए या फिर डेप्यूटी कलेक्टर बन जाए या टीचर बन जाए, वकील बन जाए, ये सब आप कह सकते हो। लेकिन ये कुछ बनना नहीं है, ये तो किसी पोस्ट पर जाकर के कोई नौकरी करना या कोई काम करना, यानी कि काम करने के लिए आप स्कूल भेज रहे हैं बेसिकली, जितना मैं समझता हूं, जितना मैं लोगों की बात से समझता हूं। और फिर मैं स्कूली सिस्टम को गौर से देखता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं कि स्कूल हमारे बच्चे को दे क्या रहा है। मैं एक बच्चे का पिता हूं, 17 साल उम्र है उसकी, और मैं जब उसके पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता हूं, जो बचपन की बात बता रहा हूं मैं, तो जो टीचर है ना, क्लास टीचर, मैं उसके बिल्कुल साथ वाले बेंच पर बैठ जाता हूं और मैं नोटिस करता हूं कि वो किस तरह से पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं टीचर्स। आप सबके भी बच्चे हैं, आप सब भी स्कूल जाते होंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते होंगे। तो मैं आता हूं, सबसे पहले बच्चा मेरा बाहर खेल रहा है और मैं साइड में बैठ जाता हूं और पेरेंट्स एक एक करके मैडम के सामने बैठे रहते हैं और मैम मुझे बोलती है आप आ जाइए, तो मैं कहता हूं नहीं आप बाकी पेरेंट्स से डील कर लीजिए। बाकी पेरेंट्स से बात करते हुए मैम के मैं कुछ डायलॉग्स आपको बता रहा हूं। ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, ये बोलता बहुत है क्लास में, ये कर सकता है, यू कैन डू बेटर, थोड़ा मेहनत करो बेटा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया करो, आप घर में ध्यान रखा करो, आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कीजिए। दिक्कत क्या है बेटा बताइए, क्लास में समझ नहीं आता है क्या?
देखो बाकी बच्चे भी तो कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल। कोई एक आधा डायलॉग और याद है? इसके बाहर किसी भी टीचर के पास, किसी भी पेरेंट के लिए कोई बातचीत नहीं है। अब मैं जब मेरा बच्चा छोटा है तो मैं दिमाग में एक बात सोच रहा हूं कि ही कैन डू बेटर, और उसने बेटर कर लिया, देन व्हाट? मतलब बेटर कर लिया, बेटर का मतलब है, बेटर का मतलब वहां स्कोर है। मतलब मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, स्कूल में बेटर का मतलब केवल स्कोर से है। अब स्कोर बेटर कर लिया बच्चे ने, तब आप क्या करेंगे? तब आपका क्या स्टेप रहेगा? आप में से अगर मैं पूछूंगा कि कितने पेरेंट अपने बच्चे की परफॉर्मेंस से खुश हैं, तो अंतरात्मा पर अगर आप अंतरात्मा की आवाज सुनकर के अगर आप जवाब देंगे सचमुच में आप कितने खुश हैं, तो मुझे एक भी पेरेंट खुश नजर नहीं आता अपने बच्चे की परफॉर्मेंस से, एक भी। कारण क्या मालूम है? मैं आपको बताता हूं। पूरी क्लास में दौड़ है फर्स्ट आने की, क्योंकि जब तक वो बच्चा छोटा है ना, 3 साढ़े 3 साल का, तब तक तो उसके माँ बाप, उसके दादा दादी अपने पड़ोसियों को बताते हैं, अरे इतना तेज दिमाग है हमारे पोते का, हमारे बेटे का, मोबाइल हमसे तेज चला लेता है, मतलब रिमोट हमसे तेज चला लेता है, कंप्यूटर पे पता नहीं क्या क्या कर लेता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, एंड सो ऑन। कोई कमी नहीं मिलती है उनको। अचानक से वो बच्चा स्कूल ज्वाइन कर लेता है, पहली नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी तक चलेगा, फर्स्ट सेकंड तक भी चलेगा, क्लास 3 के बाद चालू होता है फिर, मतलब आपके मार्क्स क्यों कटे वाला पॉइंट ना। और जो जो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता रहता है, मतलब वो जो बच्चा पूरे घर के अंदर रौनक किया करता था, वो बच्चा जिसको हम परमात्मा का अंश बोलते हैं, वो बच्चा जिसकी एक कमी नहीं मिलती थी जब वो 3 साढ़े 3 साल का है, वो बच्चा बड़ा होते 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 बुराइयों का भंडार बन जाता है। और जब वो 10वीं और 11वीं क्लास में पहुंचता है, तो तब उसके मां बाप से पूछो तुम्हारे बच्चे के अंदर क्वालिटी क्या है, तो तब उनको क्वालिटी नहीं मिलती है। मतलब धीरे 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 जो खासियत थी वो डाउन चली गई और उसकी कमियां जो है वो ऊपर चली गई, और इस तरह से उनको ये नहीं मालूम कि अब क्या करना है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा कैलकुलेशन किया और सोचा कि मां बाप को मैं बताऊं। ये कैलकुलेशन तो मैंने सन 2000 में ही कर लिया था। मेरे पास कुछ बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, जब मैं खुद भी पढ़ता था, तो आप पानी देना। तो मैं वो कैलकुलेशन जब पेरेंट्स को बताता था ना, कि आप इस बच्चे को ना पढ़ाई के लिए मत दौड़ाइए, आप इसको किसी और, मतलब ये किसी और फील्ड के लिए बना है, और इसको इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस ही इसका टारगेट होना चाहिए जीवन का। तो माँ बाप ये कहते होते थे, जी अल्टीमेट हैप्पीनेस से रोजगार नहीं मिलता है, अल्टीमेट हैप्पीनेस से मार्क्स नहीं मिलते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस ना एडमिशन ही नहीं होएगा तो अल्टीमेट हैप्पीनेस कहां से हो जाएगी। तो मैं बड़ा परेशान होता था उन बच्चों को देख करके ना, क्योंकि एक्चुअली वो बच्चे पढ़ने के लिए बने नहीं होते थे। ये रिसर्च बाद में हुई, बाद में जब मैंने इसके ऊपर काम किया, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ा मैंने, जब उन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड, उनकी एक किताब है, जिस वक्त मैं कॉलेज में था तो मैंने तब वो पढ़ी, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली हमारा दिमाग किस तरह से बना होता है और हमारे माँ बाप और हमारा सिस्टम उसको किस तरह से लेता है। तो मैं उन बच्चों को देख करके ये सोचता था कि इनके माँ बाप इस एंगल से सोच क्यों नहीं रहे हैं। और मुझे माँ बाप की चिंता एक ही नज़र आती थी कि एडमिशन हो जाए, कहीं पर सिलेक्शन हो जाए और कहीं पर उसकी जॉब लग जाए, कोई अच्छा सा पैकेज मिल जाए। तो मैं उनको जब बोलता तो कहते नहीं नहीं नहीं, आप जिनकी बात करो ना वो दूसरे बच्चे होते हैं, हमारे वाला तो निकम्मा ही है। अब क्या बताऊं मैं उनको कि वो जीनियस बच्चा है आपका, आप
अद्भुत बच्चा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का रूप है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। पर नहीं, कोई फर्क नहीं। और मुझे एक डायलॉग बोल दिया जाता है, जब आपके बच्चे होंगे ना तब पता चलेगा। अभी तो मैं भी पढ़ रहा हूं, तो उस वक्त वो फिर बाद में हमारे बच्चे भी हुए, और फिर उसके बाद उसके ऊपर भी जब हमने काम करना शुरू किया, जब हमारे बच्चे ने कुछ अचीवमेंट कर ली, मतलब मैं आपको बताऊं कि 7 साल की उम्र में, अगर मैं आपको ये कहूं कि 7 साल की उम्र में जब उसकी क्लास का बच्चा, मतलब दूसरी क्लास में पढ़ते हुए जब हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना सीख रहा है, तो मेरे बच्चे ने 10वीं क्लास तक का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री खत्म कर दिया था। उसने, मतलब अगर कैलकुलेशंस की बात करो तो उसकी कैलकुलेशंस इतनी फास्ट थी कि आपको रैंडम टेबल जैसा लगे तो 1000 तक के तो पहाड़ है, उसको ऐसा लगता था कि उसको ज़बानी याद है। अगर उसको ह्यूमन अनाटॉमी पे बात करनी है, यूनिवर्स पे बात करनी है, तो वो उन पे बात कर लेता है। वो स्केटिंग का भी स्टेट चैंपियन बन जाता है, वो चेस भी खेल रहा है, वो टेनिस भी खेल रहा है। तो मालूम पड़ता है कि माँ बाप ये कहते हैं कि तो आपका बच्चा था इसलिए इसे ऐसा कर पाया। फिर हमने दूसरे लोगों के बच्चे तैयार करने शुरू किए, और कुछ पेरेंट अपने बच्चों को खुद से तैयार कर रहे थे। आपने उन दिनों में 2013 की बात बता रहा हूं मैं, 12-13 में कौटिल्य पंडित का नाम सुना होगा, फिर जानवी एक लड़की है, फिर हनी हसी है, अमर्त्या सेन है, कनक शर्मा है। ऐसे कुछ बच्चे निकल करके आए जिनके माँ बाप ने उनकी उसी चीज के ऊपर काम किया जो उनका बाय बर्थ उनका टैलेंट था। जैसे कौटिल्य की मैं बताऊं, उसका इमेजिनेशन और उसका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी ज्योग्राफी स्ट्रांग हो जाती है। अगर मैं जानवी की बात करूं तो उसकी लिंग्विस्टिक बहुत स्ट्रांग है, तो वो 14 भाषाएं बोल सकती है। एट द एज ऑफ 14 ईयर्स वो 14 भाषाएं बोल सकती है। वो 10 साल की उम्र में 10वीं पास कर लेती है, वो 12 साल की उम्र में 12वीं पास कर लेती है। अभी वो मास्टर्स भी पास कर चुकी, पीएचडी के लिए एडमिशंस वो चालू है। जब उसकी क्लास के बच्चे अभी कॉलेज में ही हैं, उसकी उम्र के बच्चे, तो माँ बाप क्या कहते हैं मालूम है कि ये बच्चे भी जीनियस ही थे, हमारे वाला निकम्मा है। तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया सिर्फ ये बताने के लिए माँ बाप को कि नहीं, आपका बच्चा निकम्मा नहीं है, असल में आपको वो समझ नहीं आ रहा। तो हमने 2015 में एक चैलेंज प्रोग्राम दिया। उस चैलेंज प्रोग्राम में हमने क्या किया, 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए। वो 20 बच्चे हेलो एक चेयर पे ये दे देना मुझे। हमने 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए और एक स्कूल से एक बच्चा। हमने कहा आप अपने स्कूल का वो बच्चा हमको दे दीजिए जिसको आप ये कहते हो कि ये सबसे निकम्मा है, जिसको आप ये कहते हो कि किसी लायक नहीं है, जिसको आप ये कहते हो कि स्कूल में स्कोर नहीं करता, इसको कुछ याद नहीं रहता। ये मतलब आपके लेवल में आपका स्कूली सिस्टम जिसको ये कहता है कि इसका लेवल सबसे निचला है, तो अपने स्कूल का सबसे लोएस्ट स्कोरर बच्चा हमको दीजिए। हमने उस प्रोग्राम का नाम रखा था, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा उस टाइम की मीडिया रिपोर्ट्स में, डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोएस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। 18 बच्चों ने सेशंस कंप्लीट किए हमारे पास। आप हैरान होंगे जान करके कि जिन 18 बच्चों को उनका स्कूली सिस्टम यह कहता है कि ये सबसे निकम्मे बच्चे हैं, 18 के 18 बच्चों ने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100, सबने टोटल। हमने फिर मीडिया के सामने जाकर के एक सवाल उठाया, मान लीजिए आपके समाज के, आपके स्कूल के सभी बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं, तब आपके पास उनके लिए कहां जगह है? द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज दिस कि हम नंबर लेना सिखा देंगे आपके बच्चे को। ये 15 के 15 बच्चे पढ़ते इसलिए नहीं थे क्योंकि ये पढ़ने के लिए पैदा हुए ही नहीं थे, बट फिर भी
इन्होंने स्कोर करके दिखा दिया आपको 100 में से 100। अब बताओ इनके लिए आपके पास क्या जगह है। और यकीन मानिए अगर वो ये 100 नंबर लेकर के कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें वो नौकरी करने लग जाए या कहीं पर ऐसा एडमिशन हो जाए, तो आप यकीन मानिए वो बच्चे कभी खुश नहीं रहेंगे अपने जीवन में, रह ही नहीं सकते। क्योंकि खुशी का एक ही नियम है, मेरी ऊर्जा का जो फ्लो परमात्मा ने तय किया है मेरे जन्म से पहले, अगर मैं उसी फ्लो के हिसाब से चलूंगा तो ही खुश रह सकता हूं। इसके अलावा खुश होने का कोई रास्ता नहीं है। अगर खुश होना पैसे से होता तो अमीर आदमी कभी सुसाइड नहीं करते, अमीरों के घरों में झगड़े कभी नहीं होते। अगर ये सुविधाओं से होता तो बड़े बड़े सेठ जो है बड़ी बड़ी, या नौकरियों से होता तो कोई आईएएस कभी ऐसा सुसाइड का कदम ना उठाता। लेकिन नहीं, आप उनके घरों में जाकर के देखेंगे हाई लेवल फ्रस्ट्रेशन मिलेगा आपको, हाई लेवल फ्रस्ट्रेशन। ऐसा लगता है इनको हंसे हुए कितने दिन हो गए। क्योंकि आपको ऊर्जा दी परमात्मा ने, कब दी? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। 7वें महीने तक, यानी कि आप ये समझिए 14वें हफ्ते से लेकर 28वें हफ्ते तक हमारे बच्चे का दिमाग तैयार होता है। उस दिमाग के 2 लोब्स हैं, 10 लोब हैं, सॉरी, 2 हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। उन 10 के 10 लोब्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल कनेक्शन। वो न्यूरल कनेक्शन डिसाइड करता है कि ये बच्चा दौड़ने के लिए पैदा हुआ है या बैठा रहने के लिए पैदा हुआ है, ये बच्चा बोलते रहने के लिए पैदा हुआ है या चुप रहने के लिए हुआ है, ये बच्चा संगीत के लिए हुआ है या नृत्य के लिए हुआ है या कला के लिए हुआ है, तो कौन सी कला के लिए हुआ है, ये बच्चा ड्रामा के लिए पैदा हुआ है या युद्ध के लिए पैदा हुआ है, ये तय उसी टाइम हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए आपके पूरे स्कूली सिस्टम में, आपके पूरी सामाजिक ताने बाने में कहीं भी इस बात का कोई आदमी जिक्र नहीं करता, एक सिंगल आदमी जिक्र नहीं करता। अगर आपके बच्चे की उम्र 15 साल हो गई है ना, उसको कोसते हुए 15 साल हो चुके हैं आपको, और आपके पास इतना समय नहीं है कि उसको समझ लिया जाए। क्योंकि हमारा पेरेंटिंग कल्चर क्या है मालूम है? हमारे यहां समझाने पे बहुत फोकस किया जाता है, समझने पर फोकस नहीं है हमारा, समझाते रहते हैं। मालूम है, बेस्ट स्टूडेंट मतलब आदर्श शिष्य और आदर्श औलाद, ये 2 बड़े सवाल हैं। आदर्श पुत्र या पुत्री, ये 2 बड़े क्वेश्चंस, ये 2 बड़े शब्द हैं जिनको बार बार बोला जाता है। मैंने एक दिन अपने एक टीचर से पूछ लिया, मैंने कहा आदर्श शिष्य कौन सा होता है गुरुजी? तो बोलते हैं जो अपने गुरु की, जो सीखने के लिए तैयार रहे और जो अपने गुरु की बातों को फॉलो करे। मैंने कहा गुरु गलत पढ़ा रहा हो तो भी, गुरु अगर शराबी है तो भी, गुरु अगर कोई रेपिस्ट है तो भी, गुरु को अगर पढ़ाई सिर्फ पैसे के लिए करवानी है, उसको सिर्फ पढ़ाता वो सिर्फ पैसे के लिए है या नौकरी के लिए तो भी, उसका पढ़ाना पैशन नहीं है तो भी चलेगा? नहीं नहीं, तो फिर आदर्श शिष्य की जरूरत कहां है हमको? हमको तो आदर्श गुरु की जरूरत है। नहीं, आदर्श माता पिता की जरूरत है, आदर्श बच्चे की जरूरत कहां है आपको? आपका बच्चा गाली दे रहा है, वो गाली सीख गया, मुझे बोला उसने गाली सीख गया। तो एक सेमिनार की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उसने मुझे बोला कि आप इसका समाधान बताइए। मैंने कहा क्या समाधान है? कि गाली देना सीख गया। कितनी उम्र है उस बच्चे की? वो बोला 5 साल का है। तो मैंने कहा आज से पहले इसने गाली नहीं दी है, तो मैं तो अचरज इस बात का है, क्योंकि बच्चे तो जब बोलना शुरू करते हैं गालियां तो तभी देना शुरू कर देते हैं, उनको मतलब भी नहीं पता होता उस गाली का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सोचिए, गाली देने के लिए जिन शब्दों का और जिन मात्राओं का इस्तेमाल किया गया है उस बच्चे ने, वो शब्द और वो मात्राएं उस बच्चे से पैदा होने से पहले वाला आदमी इस्तेमाल कर रहा है, तो ही तो उसे पता चलता है कि ये गाली नाम की कोई चीज होती है। उसको क्या मालूम गाली क्या होती है? उसने तो सुन लिया, उसने कॉपी करना शुरू कर दिया, आपने रिएक्शन किया, अब क्या कर रहा है वो आप सोचिए।
हर आदमी को एक ही चीज चाहिए इस दुनिया में, एक ही चीज हर आदमी को। आप पैसा भी इसलिए कमाते हो, आप नौकरी भी इसलिए करते हो, आप दोस्तों की पार्टियों में भी इसलिए जाते हो, शादियों में भी इसलिए जाते हो, अच्छे बंठन कर भी इसलिए रहते हो, बाकी सब चीजों पर भी इसलिए रहते हो कि आपको समाज से सम्मान चाहिए और एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस, कि मेरी एक्सेप्टेंस हो जाए। इसीलिए हम वहां फंसते हैं जिन शब्दों को समाज में प्रचलित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ अपना गांव छोड़कर शहर आए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आए, पढ़ाई करवा रहे हैं। पढ़ाई करवाते करवाते मम्मी को उसके किसी बच्चे के फ्रेंड की मम्मा मिल गई और वो बातचीत के दौरान उसने पूछ लिया कि आपका घर कहाँ है? कि जी मेरा घर यहाँ है, फलाने सेक्टर में है, 18 सेक्टर में बोल देते हैं। अच्छा, कब बनाया आपने? नहीं बनाया नहीं है, किराए। अच्छा, किराए पे रहते हो? फिर दूसरी ने भी पूछ लिया किराए पे रहते हो? और वो जो चेहरे का जो बना भाव है ना कि किराए पे रहते हो, वो चुभता है सीधा यहां पे। और वो घर आते ही अपने पति को बोलती है कि एक घर तो होना ही चाहिए। वो बोल रहा है भगवान हम बच्चों की पढ़ाई के लिए आए थे, उस पे फोकस कर लेते हैं। कहते ना ना फिर भी छत तो चाहिएगी ना। और वो फोकस उस बच्चे से हटकर मकान की तरफ चलना शुरू हो जाता है। फिर प्लानिंग चालू हो जाती है कि कितना डाउन पेमेंट चाहिएगा, कहां से लोन कराएं, कहां लें, कितना किराया दे रहे हैं, कितना बचाना है, कितनी इंस्टॉलमेंट, एंड फिर वो चालू कहीं और ही हो गई और वो बच्चा कहीं गायब हो गया सीन से। अब मैं देख रहा हूं तो मैंने पूछा कि आपने ये मकान बनाया क्यों था? तो बोले कि होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? रहने के लिए। तो क्या आप यहां परमानेंट रहने वाले हो? क्योंकि आज के टाइम तो जिनके बच्चे हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात कहूं तो हम तो 5 भाई बहन हैं, ठीक है, लेकिन आज के जो पेरेंट हैं उनके तो एक, मेरे तो एक ही है, आपके भी 1-2 बस मैक्सिमम 3 बच्चे होंगे किसी के। तो आपके बच्चे ने भी प्लान कर रखा होगा कि मैं तो शादी के बाद या फिर मैं तो नौकरी के बाद यहां चला जाऊंगा। और मैक्सिमम जो शहरों के जो लोग हैं उनके बच्चे या तो उससे बड़े शहर में शिफ्ट होते हैं जॉब के लिए या फिर विदेश में चले जाते हैं। उनके पास आखिर में कुछ नहीं रहता है और वो जो खंडर उन्होंने बनाया था फिर वो भी किसी काम का नहीं, वो भी काटने को दौड़ता है। अब मैं सोच रहा हूं कि आपने ये सारा कुछ किया सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए, तो बच्चे को जो आपने बोलना शुरू किया कि बच्चे तुम्हें मेहनत करनी है, वहीं आ रहा हूं क्लास में मैडम के पास, यू कैन डू बेटर वाली पे, तो मैं पूछ रहा हूं कितना बेटर और कितना सफिशिएंट रहेगा, कितने मार्क्स सफिशिएंट रहेंगे। अभी एक सुर में आप सारे मुझे बता सकते हैं, क्लास में बच्चा 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, मुझे एक बार सारे पेरेंट एक सुर में बताइए पहले नंबर पर कितने बच्चे आ सकते हैं? रैंक 1 कितने बच्चों का हो सकता है? एक ही बच्चे का। सबके बराबर हो जाए तो भी हो जाए तो, मान लो सबके 100 में से 100 हो जाए तो एक्चुअली एक रैंक तब भी एक बच्चे का ही आएगा। जब हम बड़े एग्जाम में जाते हैं ना तो वहां कैलकुलेट करते हैं कि भाई 600 में से किसी के 596 आ गए और दूसरे बच्चे के भी 596 आ गए, तो चेक करेंगे दोनों में से मैथ्स में किसके ज्यादा हैं। मैथ्स में बराबर हैं, फिजिक्स में किसके ज्यादा हैं, वो भी बराबर हैं, केमिस्ट्री में जिसके ज्यादा हैं उसको रैंक छोटा मिल जाएगा, मतलब वो पहले नंबर पर आ जाएगा। बट अगर दोनों के तीनों सब्जेक्टों में बराबर हो ना तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी उसके हिसाब से हो जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो तो फिर क्या पता टाइम ऑफ बर्थ देखने लग जाए, एक आधे सेकंड का फर्क हो जाए। मतलब एनी हाउ किसी भी तरह से वो रास्ता निकालेंगे कि घर से कितने डिस्टेंस है, वो कौन से शहर का है, परमानेंट रेजिडेंस कहां है, 100 बातें कुछ भी हो सकती है। बट पहले रैंक पर एक ही बच्चा हो सकता है, दूसरे रैंक पर कितने बच्चे हो सकते हैं, तीसरे पर, चौथे पर। अगर 40 बच्चे हैं, 40वें रैंक पर कितना हो सकता है? तब भी एक। कहने का मतलब यह हुआ
अगर आपके बच्चे की क्लास में 40 बच्चा है, एक बच्चा ही पहले नंबर पर आएगा और एक बच्चा ही 40वें पर आएगा और बाकी के इनके बीच में आएंगे। डन। चलिए, अब ये चले गए स्कूल में देवेंद्र जी, और मैडम ने कहा कि थोड़ा बच्चा ना ध्यान नहीं दे रहा है, पीछे ठीक पिछले वाले टेस्ट में बढ़िया था, अब के बारे टेस्ट में इसकी थोड़ी मेहनत कराओ। तो दोनों ने घर पे प्लान किया कि वो बड़ा मास्टर जी ठीक नहीं है, वो मैडम तो अपने बर्तन साफ करती रहती है जब ट्यूशन का टाइम होता है ना, उससे हटवा के दूसरे वाली मैडम के पास रखो, है ना, ऐसा करते रहते हैं ना। और फिर कहते हैं चलो इसका टीचर बदल दो। टीचर बदल दिया और बच्चे ने मेहनत करी। ये था बच्चा सेकंड पोजीशन पर, अब आ गया फर्स्ट पे, ये जोर लगा के पहले पे आ गया। तो जो पहले वाला वो कहां जाएगा? किसी और पॉइंट पे चला जाएगा नीचे। अच्छा मुझे बताइए, इस पूरी 40 बच्चों की क्लास में सबसे सेटिस्फाइड पेरेंट कौन होगा? जो पहले नंबर पे होगा। भाई साहब बहम है आपको, पहले नंबर वाला पता है क्या बोलता है? जैसे ही आएगा ना, मम्मा मैं क्लास में फर्स्ट आया, तो मम्मा पता है क्या बोलती है? चारों सेक्शनों में कौन फर्स्ट आया? वो उस फर्स्ट में खुश नहीं होती है, उसको चारों में फर्स्ट चाहिए था। यार उसके ज्यादा हाथ हैं क्या? वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तेरे से ज्यादा अच्छी ट्यूशन है, तेरे से ज्यादा अच्छे सुविधाएं मिली हुई हैं, वो सवाल पूछे जाते हैं। और मान लो वो चारों में हो जाए, मान लो बोर्ड की क्लास है ना 10वीं क्लास, और वो चारों सेक्शन में स्कूल टॉप कर ले, तो सबसे अगला सवाल ये हो जाता है डिस्ट्रिक्ट में कौन फर्स्ट आया? या तू थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाता, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो तू स्टेट में टॉप आता, तू थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो तू सीबीएसई टॉप करता, तेरा इतना रैंक होता, थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो इतना इंजीनियरिंग वाले में होता, इतना मेडिकल वाले में होता, थोड़ी और मेहनत कर लेता। एवरी चाइल्ड इन द सोसाइटी इज फेसिंग दिस डायलॉग कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। एवरी, किसी की मेहनत सफिशिएंट हो ही नहीं रही है। मेडिकल पीजीआई है आपके पास ना, चंडीगढ़ में रहते हो आप लोग, आप रोज समय निकाल करके कभी भी चंडीगढ़ का लोकल आदमी पेरेंट जाइए एक बार। मैं गया अपनी रिसर्च के दौर में, जितने डॉक्टर्स वहां रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके साथ दोस्ती करने, उनके साथ कैंटीन में बैठ करके उनसे उनकी बातें सुन करके, उनसे फिर थोड़ी बहुत चैटिंग करके, उनसे थोड़ी बहुत बात करके आपको पता चलेगा दे हेट देयर लाइव्स। खुश नहीं है वो अपनी जिंदगी से डॉक्टर बनके। और ये मैं 90% से ज्यादा डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां वो असल में समाज में एक्सेप्टेंस के चक्कर में आ गए, क्योंकि हमने समाज में एक नियम बना रखा कि सबसे इंटेलिजेंट तो मेडिकल पढ़ेगा, उससे अगले वाला नॉन मेडिकल पढ़ेगा, उससे अगले वाला कॉमर्स पढ़ेगा, उससे अगले वाला ह्यूमैनिटीज में, यही बना रखा हमने ना। तो बच्चे के ऊपर अगर ये लेबल लग जाएगा इनका बच्चा ह्यूमैनिटीज में है, तो मां बाप को ऐसा लगता है कलंक लग गया माथे पर, तो वो कोशिश करके किसी भी तरह से, बोर्ड कुछ नहीं होता, कहीं इंजीनियरिंग में नहीं होता तो कोई बीएससी कर लियो, कुछ ना कर लियो, पर आर्ट वालों में मत जाइयो। ये मैं अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज होने लगा है, मैं ये तब की भी बात कर रहा हूं, ये उस वक्त भी हो रहा है जब मैं आज से 23 साल पहले इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। अब उस बच्चे के मार्क्स कभी सफिशिएंट नहीं होते हैं। अब ये बात कि तुम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, ये पूरी क्लास में कितने बच्चों को सुनना पड़ रहा है? सबको। ठीक है जी, सभी को सुनना पड़ रहा है। सभी को ये कितनी बार सुनना पड़ रहा है? हर क्लास टेस्ट में, हर यूनिट टेस्ट में, हर फाइनल एग्जाम में, हर साल, हर रोज, सोते हुए, पढ़ते हुए, हंसते हुए नंबर आते हैं तब भी, जब कोई चर्चा करता है तब भी, हर रोज ये सुनना पड़ रहा है थोड़ी सी और मेहनत करनी है। जो आदमी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के पहले 16-17 साल ऐसे गुजार दे जिसने कभी अपनी अकल का इस्तेमाल ना किया हो, जानते हो आप ना, आपके बच्चे की जो पढ़ाई है ना, उसमें आपका बच्चा अपने अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकता,
अगर उसका डाइजेशन सिस्टम बढ़िया है, बाय चांस उसने जो खा लिया और वो मतलब हजम कर लिया और कुछ और निकाल दिया, तो मैडम नंबर नहीं देगी। नंबर कब मिलेंगे? जो खाया था वही उल्टी कर सकता है, तो जो पेपर में, जो कागज में लिखा है, जो किताब में लिखा है वही उल्टी कर सकता है, तो नंबर आएंगे, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। अब अकल का इस्तेमाल भी नहीं किया और सफिशिएंट मेहनत भी नहीं की, तो वो 16-17 साल का बच्चा, उसको अचानक से फिर उसके पापा बुलाकर कहते हैं, आजा तेरे से बात करनी है। सोचते हो आज पता नहीं क्या हो गया मेरे से, बताओ। हाँ जी, आगे क्या करना है? नॉन मेड लेनी है? क्यों लेनी है? कुछ नहीं पता। मेडिकल लेनी है? क्यों लेनी है? कुछ नहीं पता। मैं आपको स्थिति बताता हूं। एक लड़की आती है मेरे पास, 20 साल के करीब उम्र रही होगी उस लड़की की, अपने मां बाप के साथ। वो आकर के, उसकी काउंसलिंग जब होती है, उसके मां बाप टीचर्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर हमने कभी नहीं कहा इसको डॉक्टर बनना है, हमने इसको कभी प्रेशराइज नहीं किया, हम तो हमेशा इसको खुली छूट देते हैं, हमने इसको कभी मतलब प्रेशराइज किया ही नहीं। ये पीएमटी करने पे तुल्ली पड़ी है। हमने कहा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। पहले साल ड्रॉप किया, नहीं, पहले साल 12वीं जब थी तब नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर ड्रॉप करके अगले साल पेपर दिए, नहीं हुआ। अब दूसरा साल है और अब एग्जाम की तैयारी में इसको लग रहा है कि मेरा अब की बार भी नहीं होगा, और अब ये अपनी मम्मी से 2 बार बोल चुकी है कि मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। मतलब वो इतना नेगेटिव है, बच्चों के सामने वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। समझ गए ना आप बात? पेरेंट तो समझ गए होंगे कि वो क्या कर रहे हैं। अब वो इस सिचुएशन में है कि अब कुछ भी हो जाए हमारा बच्चा बचना चाहिए। अब कमाल की बात आपको बताऊं, जिस बच्चे की उल्टी ज्यों की त्यों होती है, जिसके हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में, जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में आप में से जिसके भी बच्चे के 95% से ऊपर स्कोर आता है, ध्यान दीजिए, वो बच्चा पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जिसके भी आते हैं आप में से, जो बच्चा असलियत में पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, उसका 80% से ऊपर स्कोर आ ही नहीं सकता। असलियत में क्या मतलब? कि जो वो पढ़ा उसका एनालिसिस करके, उसका डायग्नोज करके, उसका रिसर्च करके, उसके ऊपर जा करके वो अपनी अकल का इस्तेमाल करके उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना, ये बच्चा है जो रियल में पढ़ने के लिए बना है। क्योंकि अगली जनरेशन को कुछ देके जाएगा तो पढ़ने का फायदा है ना, रट्टे मार मार के रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं। तो मैं उस बच्ची से बोलता हूं, मैं उसके माँ बाप से जब मैं मिलता हूं, बात करता हूं, तो मुझे रिजल्ट नहीं निकल के आता। फिर मैं उस बच्ची से बात करता हूं और बात करने के बाद 1-1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिलता है मालूम है? वो इकलौती बेटी है अपने दोनों टीचर्स, पेरेंट्स की, दोनों टीचर्स हैं, रोहतक में वो रहते हैं। रोहतक पीजीआई में किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गए हुए हैं। बेटी की उम्र उस समय केवल 10 साल है, और वो 10 साल की उम्र में उसको साथ ले जाते हैं, और ले जा करके उधर जब मरीज से मिलकर बाहर आते हैं तो वो मरीज बिल्कुल अपनी अंतिम शैया पे होता है, मतलब मृत्यु शैया पे। तो वो मरीज के बारे में डॉक्टर चर्चा कर रहे हैं कि जी यहाँ रख लो इसको, प्राइवेट अस्पताल में ले जा, प्राइवेट अस्पताल की बात है, सॉरी, ये पीजीआई की नहीं, कि प्राइवेट अस्पताल में रखोगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, इसको पीजीआई में ले जाओ, वहाँ वेंटिलेटर पे या जैसे कैसे लाइफ सपोर्ट पे रख लेंगे, जितने दिन निकालने निकाल लो, नहीं तो घर ले जाओ, इसकी सेवा कर लो। और जो बिल बना है वो 8-10 लाख रुपए का बन चुका है पिछले 4-5 दिन में। तो वो जो पापा है वो मम्मा से बात कर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, और बच्ची पीछे बैठी हुई है, और वो बातचीत के दौरान अपनी वाइफ को एक शब्द बोल देते हैं कि घर में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। और वो बच्ची का हीरो है उसका पिता, और वो अपने हीरो को खुश करने के लिए, वो अपने पिता की खुशी के लिए उस दिन उस बाल मन में, बचपन में ही तय कर लेती है
कि मैं अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए डॉक्टर बनूंगी। और 5वीं 6ठी क्लास से ही जब उससे कोई पूछता कि बच्चे तुम्हें क्या बनना है, तो वो एक ही लाइन बोल रही है बचपन से कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अब उसे वो डॉक्टर अपने पिता के लिए बनना है, अपनी माँ के लिए बनना है, पैसे के लिए बनना है, वो उसका दोस्त डॉक्टर बनना चाहता है, उसको वहां पैसा दिखाई दे रहा है, उसको वहां टॉर नजर आ रहा है, उसको वहां रिस्पेक्ट नजर आ रही है, आई डोंट नो। लेकिन जो भी बच्चा तय कर लिया कि मुझे ये करना है, उसने वो बनकर तो नहीं देखा ना, क्योंकि मैं बनकर खुश हूं कि नहीं ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। अब मिठाई की दुकान पर 16 साल के उम्र के बच्चे को ले जाकर खड़ा कर देंगे कि खा ले जो तुझे खाना है, तो क्या रिएक्शन आएगा उसका? या तो सारी मिठाइयां खाए, वो पहले एक खाए, उसका टेस्ट मध्यम पड़े, फिर दूसरी खाए, उसको नोट करे, ये वाली खराब, ये वाली ठीक, ये वाली खराब, फिर ठीक ठीक वाली को दोबारा खा के देखे, फिर उसमें से बेस्ट खा के देखे, या तो ये, या फिर जो समाज में कह रहे हैं कि ये वाली खा लो, काजू कतली खा लो, स्पंज रसगुल्ला फलाना ढिमकाना, जो जो अपन खाते हैं, ज्यादातर जो खाते हैं, यही तरीका होगा जी या कोई और तरीका है ना? उस बच्चे ने जिस दिन स्कूल में दाखिला लिया, तब से लेकर वो 10वीं क्लास तक 13 साल उस स्कूल में रहा, और 13 साल में पूरे स्कूल का एक मास्टर, एक मैडम, एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, एक कोऑर्डिनेटर, एक स्पोर्ट्स वाला, कोई ये जान ही नहीं पाया कि इस बच्चे की खासियत क्या है। और उस बच्चे को हम परमात्मा का वरदान बोलते हैं, परमात्मा का उपहार बोलते हैं ना बच्चे को, है ना? क्यों जी? बच्चे परमात्मा का उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। अब गिफ्ट तो हम जाते हैं ना, 500 रुपए का भी किसी को गिफ्ट देना हो, दुकान पे जाके बोलते हैं भैया गिफ्ट देना, कौन सा, कैसा चाहिए? अगला जो लड़का है कि लड़की? लड़का। अच्छा बर्थडे का है किसका, वैसा, कैसा चाहिए? हमारे 2 ही चीजें दिमाग में होती हैं, या तो ऐसी चीज लेते हैं कि बच्चे के काम आ जाए, या ऐसी चीज लेते हैं कि सामने टंगी रहे और दिखती रहे कि मैंने दिया था। यही है ना? 2 ही साइकोलॉजी होती है गिफ्ट देते समय। बेफजूल में एवं उठा के कुछ भी नहीं पकड़ाते हम। 500 रुपए का भी गिफ्ट देते हैं तो भी सोच कर देते हैं कि टंगवाना है कि काम में लाना है। और वो जो सारी सृष्टि का निर्माण करने वाला है, उस वो आपको गिफ्ट देगा तो बिना मतलब का दे देगा क्या? हां जी, नहीं देगा ना? अब सारे के सारे बच्चे ये फील कर रहे हैं कि मुझसे मेहनत पूरी नहीं हुई, और जो आदमी अपने जीवन में ये महसूस करता है कि मैं लायक नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी, यकीन मानिए वो बड़ा होकर ना अपना जीवन खुशी से जी सकता, ना समाज में किसी को खुश कर सकता, ना कहीं और वो खुशी का कोई उसका तरीका, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको फीलिंग ही नहीं है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। उसको तो ये फीलिंग है कि मैं अधूरा हूं, अभी तो मुझे ही पूरा होना है, अभी तो मुझे ही साबित करना है अपने आप को। साबित कैसे करेगा? जब इतने गज का मकान होगा, ये वाली गाड़ी होगी, ऐसे कपड़े होंगे, ऐसा क्रेडिट कार्ड होगा, ऐसा टॉर होगा, इतने लोग बैठेंगे, ये पोजीशन होगी, तब उसे लगेगा कि मैं प्रूव कर दिया मैंने। और यकीन मानिए आज तक एक भी आदमी किसी को प्रूव ही नहीं कर पाया। आप सड़क पे जाते हैं, आप किसी को देखते, आप में से कोई देख रहा है किसके कितना लोन पे है, कि कौन कितना प्रॉपर्टी का मालिक है? हम कोई नहीं देखते हैं, ऐसे लगता है कि देखते हैं। कुछ लोग होते हैं समाज के अंदर जिनको दूसरे वाले आदमी के चेहरे पे शिकन आए ऐसा देख के मजा आता है। अच्छा किराए पे रहते हो, ऐसा कह के अगले आदमी को, मतलब उसको लगता है आज इसका तो गया काम, घर जाके इसके तो घर में बढ़िया वाला, अंदर ही अंदर उसके लड्डू फूट रहे थे, आज इसका तो काम कर दिया। मैंने तो ना एक प्लॉट वहां ले रखा है, एक प्लॉट वहां ले रखा है, ऐसे करके वो उनके दिमाग में घुसा देते हैं। और फिर वो घर वाले आगे, आपने किया ही क्या है आज तक? है एक छत तो दे नहीं पाए। अब सिचुएशन बड़ी खतरनाक है।
कि 40 के 40 बच्चे परमात्मा के बनाए हुए सुपर जीनियस बच्चे हैं। वो इस समाज में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। इस समाज को जहां ये खड़ा है इससे आगे बढ़ाने आए हैं। लेकिन समाज के लोग, उन्होंने दोनों पैरों में रस्सी बांध रखी है, जबान पे ताला लगा रखा है कि खबरदार अगर बोला तो, और खबरदार अगर तू चला तो तुझे वैसा बनाएंगे जैसा हम चाहते थे बचपन में। हम बनना चाहते थे ना ऐसा, हम नहीं कर पाए, तो तुमको वैसा बनाएंगे जैसा हम चाहते थे। तुमको वो नहीं बनने देंगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। मतलब क्या विडंबना है ना, अजीब से हैं। एंड देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल, देयर इज नो डिस्कशन एट ऑल। जब बच्चों पे बात हो रही है ना, यहां बैठने की जगह नहीं मिलनी चाहिए थी अपने को, समझ रहे हैं ना। लेकिन बच्चों पर बात करने का समय नहीं है, क्योंकि आपको बड़ा मजा आता है रोज शाम को अपने बच्चे को कह के पढ़ ले, कुछ काम आ जाएगा, कुछ बन जा। ऐसे कोई नहीं करता किसी का, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप अपनी गिल्टी कॉन्शियस उसके ऊपर लाद के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अगला भुगते जो भुगतता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है यू नेवर माइंड, आपको मालूम ही नहीं है। आप तो क्वालिटी टाइम देते हो ना, क्वालिटी टाइम। पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम क्या होता है मालूम है? क्या क्या होता है जी क्वालिटी टाइम? एक्सप्लेन इट थोड़ा थोड़ा। पिक्चर देखना, बातें करना, हैं, घुमाने ले जाना, अच्छे रेस्टोरेंट में खिला के लाना, खेलना। अच्छा, यहां कितने लोग हैं जिनका बच्चा 14 साल से बड़ा है? ये 14 साल से बड़े बच्चे हैं। अब इनमें से ये बताइए, 14 साल से बड़ा बच्चे का कितने पेरेंट हैं जो उससे आधा घंटा लगातार बात कर सकते हैं, प्यार से बात करते हैं कॉन्टिन्यूसली? 3-4 पेरेंट हैं ऐसे। वो भी करना चाहता है आपसे, ये शर्त है। आप तो कर सकते हैं, वो भी करना चाहे, ये दोनों हैं, दोनों म्यूचुअल। कितने हैं म्यूचुअल प्यार से बात करते हैं? एक ही रह गया बस, 2 3। आप सोचिए 4-5 उठ गए हाथ, कोई बात नहीं। लेकिन ये विडंबना है, मैं आपको बता दूं, ये आपको वहम है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, ये आपको वहम है कि आपसे वो बात करना चाहता है। जो समाज आपने दिया है ना, 99.9% की मैं गारंटी ले रहा हूं उन बच्चों की, क्योंकि मुझे 23 साल हो गए उन बच्चों को समझते हुए। मैं 23 साल से देख रहा हूं उनका दर्द और उसको अंदर तक महसूस करता हूं। दे हेट देयर लाइव्स। वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करने लायक उनको लगता ही नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूं, कि मैं अपने मां बाप को खुश भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप कभी खुश हो ही नहीं रहे उससे, क्योंकि आपको हमेशा ही एक्सपेक्टेशंस 2 कदम आगे चाहिए उनसे। हमको उस बच्चे को, मतलब आपने कभी सरेंडर किया है कि ये तेरे पास 1 घंटा है या ये 1 दिन है, तू तेरी मर्जी से ये तेरा घर चलेगा? मतलब अगर 15 साल का बच्चा हो गया है, 14 साल का हो गया है, तो 14 साल में कभी ऐसा हुआ है कि उस बच्चे को बोल दिया जाए कि जो तू कहेगा आज वही होगा, भले ही वो गलत कह दे, आज तेरी चलेगी? और उसमें भी टोका टोकी हुए बिना हटती नहीं है, क्योंकि हमको हमेशा ठीक करना है। हम गलती को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमको ऐसा लगता है कि गलती हो गई तो मेरा बच्चा पता नहीं दुनिया में कितना पीछे रह जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने शुरू में लोगों को अपनी बात समझाने के लिए पहले अपने बच्चे की अचीवमेंट को आगे रखता होता था मैं, कि मेरे बच्चों ने इतनी अचीवमेंट कर ली। मालूम है किस लिए? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती नंबरों से ऊपर की भाषा।
उनको यह समझ ही नहीं आता कि इस आदमी ने जो कह रहा है वो सही हो सकता है। तो पहले वो रखनी पड़ती। लोग तो कहते अरे तुमने तो अपने बच्चे पे बड़ा अत्याचार किया होगा। मैंने कहा कैसे? कि यार वो इतनी सी उम्र में इतना कर गया तो कितना पढ़ना पड़ता होगा। मैंने कहा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। कमाल की बात यह है कुछ पढ़ना ही नहीं पढ़ाना ही नहीं पड़ता। पढ़ना तो पड़ता, पढ़ाना नहीं पड़ता। मैडम पूनम यहां बैठी हुई हैं, मेरी वाइफ, और मेरा एक इंस्टीट्यूट था 2016 में मैंने बंद कर दिया। जिस दिन मुझे यकीन हुआ, जिस दिन मैंने मान लिया कि ये ट्यूशन सेंटर है ना, कोचिंग सेंटर, ये कोड़ है इस समाज के ऊपर, कलंक है ये, उस दिन मैंने बंद करके और इसको बंद कराने का अभियान चालू किया। अपना पहले बंद करना पड़ेगा अगर दुनिया के बंद कराने हैं तो। मालूम है क्यों? क्योंकि पेरेंट है ना, उनको कुछ चाहिए अपने बच्चे से, इन्वेस्टमेंट है वो बच्चा उसकी। उन्होंने पैसे खर्च किए हैं उसके ऊपर, टाइम लगा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक उनके लिए टाइम लगा रहे हैं, तो उनको बदले में चाहिए उनसे। सेल्फलेस प्यार नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्यार में दे रहे ना भाई, इतना कर रहे हैं, इतने नंबर तो आने चाहिए, इतनी परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए उनको। कंडीशनल चलेगा सब कुछ, कि ये होगा तो प्यार मिलेगा, ये होगा तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो गालियां ही बढ़ने वाली हैं तेरे को। हाँ जो गिफ्ट दिया उसकी कीमत चाहिए। मेरे पास 2 पेरेंट आए जिस दिन मेरा कलेजा फटने को आया, जिनकी वजह से मैंने सेंटर बंद किया। मैंने जब ये चैलेंज प्रोग्राम दिया ना, तो इस चैलेंज प्रोग्राम के बाद हम सोसाइटी के अंदर खूब अच्छे टीचरों में एस्टैब्लिश हो गए। क्योंकि मैं आपको अपनी टीचिंग की सबसे बड़ी खास बात बताता हूं कि मैं कभी टेस्ट नहीं लेता बच्चे का, और मैं कभी रिवीजन नहीं कराता, और मैं कभी क्लास में किताब नहीं खोल के पढ़ाता, और ना ही मैं सिलेबस पढ़ाता, और मेरे बच्चे के स्कोर आता है 100 में से 100। मतलब ये मेरी सबसे बड़ी खासियत है। तो हम जब ऑफिस में काम करते होते थे, तो मेन ऑफिस में जब मैडम पूनम बैठती थी और मैं अंदर पढ़ा रहा होता था, तो मैं जब बच्चों से बात करके आ जाता, तो ये मेरे से पूछा करती थी, पढ़ा तो दो, माँ बाप क्या कहेंगे, इतनी फीस ले रखी है। क्योंकि मैंने जब पढ़ाना छोड़ा तो मेरे 3 महीने के कोर्स की फीस 5 लाख रुपए थी, और मुझे 100 बच्चे पढ़ाने थे जिनकी एडवांस पेमेंट आई हुई थी 2-2 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया। और उस जो पेमेंट जो थी ना, अब वो रोज का 6,000 रुपया बनता है। अगर 2 लाख रुपया एडवांस आपने ले लिया और 1 महीने का आपने ट्रायल पीरियड दिया उसको, तो 6,667 रुपया बनता है। और मैंने पेरेंट को एक कंडीशन दिया होता था, ना तो अपने बच्चे को पढ़ाओगे घर पे, ना पढ़ने के लिए कहोगे, ना मतलब आप ना इससे ये पूछोगे कि तुम मतलब पढ़ाया क्यों नहीं। हां ये पूछ सकते हो कि आज क्या किया, ये देख सकते हो कॉपी में क्या लिखा हुआ है, बस। अब आप सोचिए, पहले 20 दिन तक बच्चा कुछ भी नहीं लिख रहा है कॉपी में, और रोज जाकर के ये कह देता है कि आज तो बातें करी मतलब बात करने के लिए थोड़ी भेजा, वो बोल ही देते फिर भी ना, कुछ मन ही मन सोचते। वो मुझे महीने बाद बताया उन लोगों ने, जब 1 महीना हो जाता है ट्रायल का, तो मैं उनको बताता हूं कि आप 1 महीने बाद कंटिन्यू करोगे तो बाकी का पेमेंट देना। तो वो 1 महीने बाद बताते हैं कि सर एक बार तो हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि 20 दिन हो गए हैं, हमारा बच्चे को आपने कुछ नहीं पढ़ाया, कॉपी में कुछ नहीं लिखवाया। तो मैं उनको कह रहा हूं, मैं 20 दिन में उस बच्चे को सुनने के लिए तैयार कर रहा था, आपने उसको ऐसा बना रखा है, रट्टे मारो रट्टे मारो रट्टे मारो, आपके बच्चे को कहानियां सुनाई ही नहीं। वो बोले जी हम तो दादी के पास तो रहते ही नहीं थे, दादी नानी। तो दादी नानी नहीं थी, मैं पूछता था, बोला ना। तो आप सिंगल फैमिली होते थे? हाँ। तो कहानियां कौन सा? तो कोई नहीं। तो इसको सुनने की आदत ही नहीं है। जिसने घर में कहानियां नहीं सुनी है उसको सुनने की आदत ही नहीं है। इसको तो एक ही आदत है, रट्टे मारी जाओ, लिखी जाओ, और सुने बिना आप समझोगे कैसे चीजों को। तो पहले मैं 20 दिन तो हम कहानियां इसलिए कह रहे कि इसको सुनना सिखा रहा हूं पहले मैं, उसके बाद इसको बोलना सिखाऊंगा, उसके बाद पढ़ना सिखाऊंगा, फिर लिखने की बारी आएगी। तो कॉपी में तो नहीं आएगा लिखना,
मैं पहले दिन लिखवाने वाला काम नहीं करने वाला। तो वो माँ बाप को बड़ी टेंशन होती थी। लेकिन जब 30 दिन होने से पहले वो बच्चा जो किताब के नाम से डरता होता था, वो बच्चा जिसको डर लगता था कि मुझे पढ़ना नहीं है, वो बच्चा जो ये कहता था, मैं पहले दिन क्या बोलता था, अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बताओ कौन सा। कोई बोलता मैथ्स, कोई बोलता फिजिक्स, कोई बोलता केमिस्ट्री। फिर मैं बोलता सबसे मुश्किल टॉपिक बताओ, बोला ये टॉपिक। अब मैं उन बच्चों के सामने एक चैलेंज रखता, मान लो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट का सबसे मुश्किल टॉपिक तुमको ऐसे चुटकियों में आ जाए, फिर तो पढ़ाई कोई बात नहीं है। हाँ जी, फिर तो कोई बात नहीं। तो फिर ठीक, चलो फिर काम करते हैं शुरू। पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले गप्पे मारते हैं। आज बातें करेंगे हम 20 दिन तक, बातें। और यकीन मानिए 25वें दिन मैं बच्चे को बोलता, हाँ भाई तुम्हारा कौन सा टॉपिक था? कह रहे जी मेरा अलजबरा। अच्छा कौन सा? ये वाला टॉपिक, खोलो जरा। खोला, पहला क्वेश्चन पढ़ो। उसने पढ़ा, हो गया, हाँ ये तो आता है। अगला, ये भी आता है। नेक्स्ट पढ़ो, ये भी आता है। नेक्स्ट, ये भी आता है। मैंने पढ़ाया नहीं। कैसे आता है? क्योंकि मुझे मालूम है वहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है। मतलब आपको बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि अंधेरा करने के लिए बल्ब बंद करना पड़ेगा और रोशनी के लिए आपको कुछ ना कुछ जलाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया बच्चे को समझ आ गया, उसने पढ़ना सीख लिया, प्रॉब्लम को जानना सीख लिया, हो गया। अब वो कह रहा मुझे तो आ गया, तो ठीक है फिर आज ही एक्सरसाइज करके ले आना, ठीक है। लेकिन जहां अटकेगा वहां मुझे फोन करेगा, जिस टाइम भी अटकेगा, चाहे रात के 11 बज जाए, चाहे रात के 12 बज जाए, 24 घंटे बच्चों के लिए अवेलेबल रह के, आप यकीन मानिए वो बच्चा जो 20 दिन तक कुछ भी नहीं लिखा था, वो 30वें दिन तक पूरी रात पढ़ रहा है, उसका इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया। और माँ बाप सोच रहे हैं ये कैसे हो गया? वो इसलिए क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने उस बच्चे को पढ़ना सिखाया। और पढ़ना भी कैसे? मेरे तरीके से नहीं, उसके तरीके से। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, यहां खड़ा हुआ मास्टर जी जब अपना ही तरीका झाड़ता रहता है, अपना ही मेथड बताता रहता है, बेटा पहले ध्यान से सुनो और फिर लिख लिख के देखो। कितने सारे पेरेंट बताते हैं अपने बच्चों को, हाथ खड़ा करके बताओ। सभी बताते हैं सेम लाइन, जबकि नहीं होता सबको याद ऐसे, नहीं पल्ले पड़ता उनको इस तरीके से, खाम खाई लिखवाते रहते हैं। और बच्चा आपको बोल भी देता है, लेकिन आपको कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं पता कि अगर ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा। अगर आपको उस बच्चे के दिमाग की खिड़की पता चल जाए कि इसके दिमाग में कितनी जगह है और इसके दिमाग में चीजें एंटर कैसे करेंगी, तो हो गया काम ना? क्यों जी? और इसका समाधान क्या है कि समझाना बंद करके समझना शुरू करना पड़ेगा। और समझ में तब आएगा जब आपका माइंड एकदम ओपन है, और नंबर 2, आप समझने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहां यह भी एक इश्यू है कि हम समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमको ऐसा लगता है कि जो मेरा मेथड है वही सबसे बेस्ट है। और मैंने ये चीज जब नोटिस किया कि आप केवल इतना कर लो, अपना कोई मेथड बेस्ट बनाओ ही मत, जैसा बच्चा सामने है वैसा मेथड अपना लो। आप में से कितने लोग हैं, सोचिए, जिनके घर में 2 या 3 बच्चे हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। 2 या 3 बच्चे हैं, ठीक है, इतने सारे लोग। अब मैं इनके घर की एक हालत बताता हूं। 2 बच्चे हैं, उनमें से एक ज्यादा आज्ञाकारी है, एक कम आज्ञाकारी है, कन्फर्म है? उनमें से एक सारी बात मान ले, मतलब ज्यादा बातें मानता है, एक कम बातें मानता है, यह भी कन्फर्म है? एक ज्यादा पढ़ता है, एक कम पढ़ता है, यह भी कन्फर्म है? मतलब एक बच्चा हमने टिक कर रखा है, ये वाला सही है, ये वाला थोड़ा डाउन है। जो डाउन है, जो हमने जिसको डाउन मान लिया, हम लोग उसको कहते हैं, इसको देख अपनी बहन को, इसको देख अपने भाई को, ये भी तो कर लेता है, ये भी तो कर रहा है, ये भी तो उठ रहा है 6 बजे, ये भी तो पढ़ रहा है इतना,
इसके भी तो इतने नंबर है, इसका भी तो ये है, ये तेरे से ज्यादा खाता है क्या, ये तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या, ये तेरे से बड़ा दिमाग है क्या, इसके ज्यादा हाथ है क्या, एंड सो ऑन। लेकिन हम उसको रेफरेंस में लेकर के उसको सुना रहे हैं। अब जैसे ही मम्मी का मुंह इधर होता है, पापा का मुंह इधर उधर होता है, तो वो जो इधर वाला है ना, जिसको कह रहे हो, तेरी वजह से डांट पड़ रही है मेरे को, तेरी वजह से बोल रहा है, तू अगर नहीं पढ़ेगा तो वो ऐसी हरकतें करेगा कि वो ना पढ़ पाए, जिसकी वजह से उसको डांट पड़ रही है। यू नो व्हाट इज दिस? दो सगे भाई बहनों में भी जब आप कंपैरिजन करते हो तो वो भी उनके बीच के प्रेम को तोड़ देता है, वो भी उनके बीच की दरार पैदा कर देता है। और आप सोचिए, इस पूरी सोसाइटी में सुबह से शाम तक जो आप अपने बच्चों को दौड़ में उनको मतलब पीछे से जैसा हिल्ला दे रहे होते हैं ना डंगरों को, कि भाग आगे, तू भाग, तेरे को सबसे आगे निकलना है, कि मेरे वाला घोड़ा, मेरे वाला डंगर सबसे आगे निकला, ऐसा करके, ऐसा कर रखा ना हमने, हम सब जो है ना, हमने बच्चों को दौड़ा रखा है और उनके फर्स्ट आने पे हमारी जीत मानी जाएगी। वो जिम्मेदार हैं हमारी खुशी के लिए। मतलब हम लोगों को अपनी जिंदगी से खुशी नहीं है, उनका फर्स्ट आने से हमको मोमेंटरी खुशी मिलती है। बस हमने ऐसी जिंदगी बना ली है और पूरे घर का माहौल, वो जो कह रहे थे ना हम आधा घंटा बात कर सकते हैं, आधे घंटे में बिना पढ़ाई की बात करके दिखा दो आप, उस आधे घंटे में पढ़ाई घुसेगी आपकी, नंबर, मार्क्स, कंपटीशन, जिंदगी, लाइफ, ये घुसेगी। हम निकल ही नहीं पा रहे उस, मतलब एक ऐसे जाल में हमको फंसा दिया गया कि हम निकल नहीं पा रहे। अब सोचिए, जब दो सगे भाई बहन को भी ये तंत्र तोड़ देगा तो पूरे समाज का क्या हाल हो रहा होगा। आपका बच्चा मेरे बच्चे के लिए खतरा बन रहा है, तो जब इंटरव्यू के टाइम पर मेरे बच्चे का भी इंटरव्यू है और आपके बच्चे का भी, और पूरा कंपटीशन हमने पार करके हमारे बच्चे वहां पहुंचे हैं, और बस 2 बच्चों में से एक बच्चे को ही सिलेक्शन होना है, और वो जो दूसरा बच्चा वो मेरे किसी बेस्ट फ्रेंड का है। यकीन मानिए ये कंपटीशन इस लेवल पर हावी हो गया है कि हम दुआ करेंगे कि दूसरे वाले को बुखार हो जाए, वो इंटरव्यू में ना जा पाए, या मेरे वाले को आसान पेपर मिल जाए। मतलब उस दूसरा बच्चे को आपने अलग ठान लिया। ये तो मेरा कल्चर नहीं था। मेरे कल्चर में तो ये कहा जाता था कि बच्चे तो सबके साझले होते हैं, बच्चे तो सबके साझे होते हैं, बच्चे और बच्चे में तो फर्क हो ही नहीं सकता ना। तो आपका बच्चा मेरे बच्चे से आगे निकल कर जाएगा कहां, पहले तय करो, कहां जाएगा। मैं आपको एक क्लास टीचर की बात बताता हूं। मेरे बच्चे का क्लास टीचर मुझे बोलता है कि यशस्वी पढ़ नहीं रहा, वो होमवर्क नहीं कर रहा, वो अपनी असाइनमेंट ना क्या करता है, बाद में उसकी मां को मिली उसकी असाइनमेंट ना, वो अपनी स्टडी टेबल के पीछे फेंक देता था, तो पढ़ता नहीं था। तो उसकी मां ने मुझे बोला कि वो पढ़ नहीं रहा है, वो असाइनमेंट पूरी नहीं कर रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर रह गया तो कहां रहेगा, और वो जो आगे दौड़ेंगे वो अकेले जाकर जाएंगे कहां। रहना तो इसी समाज में है ना। मतलब अकेले दौड़कर पहाड़ी पर चढ़ जाओगे, चोटी पर अकेले खड़े खड़े क्या कर लोगे। क्योंकि अगर इस दुनिया में रहना है तो आप अगर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास समाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, समझो। क्यों जी? तो आपको समाज तो चाहिए, और वो हमने तोड़ दिया क्योंकि आपने आपका बच्चा कंपटीशन की दौड़ में भगा दिया। तो क्या करना चाहिए? एक सोचिए जरा, एक सवाल है आपसे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आमतौर पे मैं समाज से पूछता हूं। हम घर से चले थे कहीं
किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी अनजान जगह पर सोच करके कि हमें उसके घर जाना है, और वहां जाते जाते रास्ते में अचानक से लाइफ पार्टनर ने या जो ट्रैवल पार्टनर है उसने बोला कि यार कहीं हम गलत तो नहीं आ गए, मुझे लगता है पीछे वाला मोड़ था, वहां मुड़ना चाहिए था। और हम फिर अचानक से हमारे भी दिमाग में ऐसे लगता है कि हाँ हो सकता है गलत आ गए हो, पूछ लेते हैं किसी से। और हम पूछते हैं वहां उस राहगीर से कि जी भाई वहां जाना था, और वो बताते हैं जी वो तो पीछे रह गया मोड़। अब मुझे आपके सामने एक सवाल है कि जिधर मुंह है उधर ही चलते रहें या यू टर्न ले लेना चाहिए? हैं? गलत रास्ते पर 80 की स्पीड से 180 की स्पीड से दौड़ना बेहतर है या सही रास्ते पर आराम से जाना बेहतर है? क्या आपको लगता है आप गलत रास्ते पर हैं हमारे बच्चे की परवरिश के मामले में? क्योंकि यकीन मानिए, जब तक आपको इस बात का एक्सेप्टेंस नहीं आता ना, आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आपने ये मान लिया कि गलत रास्ते पर है तो ही यू टर्न ले सकते हो आप। अगर एरोगेंस अंदर इतनी आ चुकी है कि मेरे से सही कोई नहीं है, ये कल का लंडा बताएगा हमको, ये बताएगा बच्चे कैसे पालने हैं। जैसे हमारे बुजुर्गों के साथ एक दिक्कत होती है, वो कह देते हैं कि तुम अब हमको बच्चा पालना सिखाओगे। नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा, पर हमें सीखना तो चाहिए ना। मुझे ये वाकया याद है, सन 2014-13 के आसपास की बात है। मैं तो पेरेंटिंग पे लंबे समय से काम कर रहा था, तो मुझे बोला किसी ने, आपके करनाल में तो एनडीआरआई है ना? मैंने कहा हाँ जी। मैं वहां घोड़े की ट्रेनिंग लेने गया था। मैं घोड़े की मतलब हम लोग अस्तबल खोलना था, तो हमें घोड़े पालने की ट्रेनिंग लेके गए थे। तो वहां पे तो मछली पालने की भी मिलती है, वहां तो बत्तख पालने की भी मिलती है, वहां तो कुत्ते और सूअर पालने की भी मिलती है। लेकिन विडंबना यह है, इस देश में बच्चा कैसे पालना है इस पर कोई चर्चा नहीं होती। नहीं, आदमी का बच्चा पालने पर चर्चा नहीं है कहीं भी। पूरे स्कूल में, पूरी सोसाइटी में, आरडब्ल्यूए में, मंत्रालय में कहीं भी नहीं होती है। हद है ना। ना पढ़े लिखे, ना अनपढ़, ना नौकरी वाले, ना बिजनेस वाले बच्चे पर बात नहीं करते। पहले भी तो बच्चे पला करते थे ना। पहले कैसे पला करते थे? पहले पालने का एक तरीका था। जिसका बच्चा था, अगर आपके बुजुर्ग हो ना, आप गांव से कौन कौन आया है आप में से, जो बैकग्राउंड जिसका गांव से है, गांव वाले बड़े आसानी से समझ पाएंगे। गांव में अगर 4-5 भाई है ना, जिसका बच्चा है ना, उसका पिता अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठाता था। किस किसने देखा ये कल्चर? सुना है ना। उसका पिता उस अपने बच्चे को गोदी नहीं उठाता था, लेकिन बाकी के सारे भाई उठाते थे। लेकिन वो बाकी सारे भाइयों के बच्चे उठाता था गोदी, अपना नहीं उठाता था। नहीं समझे? इस कहानी को, इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे आप। ऐसा क्यों होता था? वो कोई शर्म से थोड़ी ना था। वो बुजुर्गों ने कल्चर दे रखी थी कि तुम बेशक इसके बाप हो, लेकिन तुम ही बाप नहीं हो, तुमसे ज्यादा हक उनका है, और जो दूसरे हैं उनके बच्चों पर तुम्हारा भी बराबर का हक है। तो सबका बराबर का हक तो तभी होएगा जब अपने वाले को पीछे छोड़ दो, बाकियों को आगे कर लो। तो सब अगर अपने को पीछे छोड़ के बाकियों को आगे कर लेंगे तो आनंद ही आनंद होगा ना। इसलिए वो नियम बनाया था हमारे वालों ने, हमने उसको जोड़ दिया कलंक के साथ, शर्म के साथ। वी नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ये लाइन बोलता हूं मैं हर टाइम। हमको पूरा गांव चाहिए एक बच्चे की परवरिश के लिए। लेकिन आपने क्या किया? अपना गांव छोड़कर अकेले कबूतर खाने में आके रहने लग गए। अपने अपने पर फोकस शुरू कर दिया, और कमाल की बात है उस पर फोकस करने के लिए समय नहीं है ना। आए थे अपने बच्चे के ऊपर फोकस करने के लिए, उस बच्चे के ऊपर ही फोकस करने का समय नहीं है अपने पास।
अद्भुत। और इसलिए उस टाइम पर मुझे याद है, मेरे दादाजी बैठे होते थे, मेरे पिताजी भी बैठे हैं, मेरी माता भी बैठी हैं, मेरे दादाजी बैठे होते थे हमारी बैठक में, और कोई दूसरे गांव का अगर कोई बुजुर्ग आता था ना, तो वो जो बुजुर्ग है उसको जब मेरा इंट्रोडक्शन देते थे, मेरे पिताजी का नाम नफे सिंह है, तो जब मेरे दादा इंट्रोडक्शन देते थे तो पता क्या बोलते थे, उन्होंने आज तक भी एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि वो नफे का है। उन्होंने कहा ये नफे के नाम का है भाई। समझे बात आप? मतलब कितनी गहराई है इस बात के अंदर कि ये नफे के नाम का है। इस पे नाम बेशक नफे का हो, लेकिन बालक तो ये सबका है। ये जो थ्योरी है ना, अगर इसको वापस नहीं पकड़ा ना आपने, आपके बच्चों के लिए आगे इतनी बड़ी अंधी खाई है जिसका अंदाजा आपको है नहीं। आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, सबका। ये 99.9% की बात कह रहा हूं। वो आपके से कनेक्टेड नहीं है, वो मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड है, वो गेम से ज्यादा कनेक्टेड है, वो स्क्रीन से ज्यादा एडिक्टेड है। लाइफ के लिए उसके पास कोई विजन नहीं है, समाज के लिए उसके पास कोई विजन नहीं है, खेलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, खाने की अक्ल नहीं है, पहनने की अक्ल नहीं है, समाज में जाने की अक्ल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। कहां लेकर जा रहे हो अपने बच्चों को, समझ नहीं आ रहा है आपको। और ये आपके साथ नहीं हो रहा, आपके पड़ोसी के साथ भी यही हो रहा है, इधर वाले के साथ भी हो रहा है, पीछे वाले के साथ भी होता है, सबके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो सब बैठ के चर्चा क्यों नहीं करते हो? सब बैठ के बात क्यों नहीं करते कि सबका सत्यानाश आगे खड़ा है, सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पे चर्चा करनी पड़ती है। इसलिए अपने जीवन के सारे काम छोड़े मैंने वो जो कलंक बोला, मैंने कोड होता है कोचिंग सेंटर, क्योंकि इसमें हम एक दूसरे बच्चे को दूसरे बच्चे से लड़ना सिखा रहे हैं, उससे आगे भागना सिखा रहे हैं, को एग्जिस्टेंस की पूरी भावना खत्म कर दी। मैं और आपसे आगे निकल के जाऊंगा कहां, मेरा बच्चा जाएगा कहां? यहां अगर पड़ोस में नशेड़ी होंगे, अगर दारू पीने वाले होंगे, रेपिस्ट होंगे, आपका बच्चा 24 घंटे आपके मोबाइल पर बंदूकें चला रहा है, या 3 पत्ती खेल रहा है, या जुआ खेल रहा है, या अश्लील वीडियो देख रहा है। 24 घंटे आपका बच्चा बर्बाद होने के लिए तैयार किया जा रहा है, और ये प्लानिंग से हो रहा है। माइंड इट, ये प्लानिंग से हो रहा है। इट्स ऑल प्लान्ड कि आपके बच्चे ऐसे हो जाएं। आप नौकरी वाले हो तो भी, आप सरकार में बैठे हो तो भी, आप नेता के बच्चे हो तो भी, आप कहीं हो, बड़ा जमींदार का बच्चा है कि गरीब का बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो अचरज पता कब आया, जब मेरे अखबार की कटिंग देख करके एक आदमी मेरे पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आया। मैं पढ़ाने का मेरा एक तरीका रहता है, मैंने पिछले 20-22 साल में जितने भी बच्चों को पढ़ाया, मेरी कंडीशन ये होती थी, मैं एवरेज और अब अबव एवरेज बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसको ही पढ़ाऊंगा जिससे बाकी सब हाथ जोड़ चुके हैं कि भाई इसके बस का कुछ नहीं है, वो मेरे को दो, मैं दिखाऊंगा तुमको ये कितना बड़ा जीनियस है। वो बंदा जब मेरे पेमेंट के 50,000 रुपए देकर गया मुझे, और मुझे बोलता डॉक्टर साहब बाकी के ना आपको हफ्ते 10 दिन में दे दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे देना। और जब वो जाने लगे नीचे, मैं भी नीचे उतरा, तो मैंने देखा वो साइकिल पर जा रहे हैं, पुराने वाला साइकिल। एक तो होता है आदमी शौक में साइकिल पर जा रहा हो, एक मजबूरी वाला साइकिल पता चल जाता है। तो मैंने उनको रोक लिया, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मैंने उनका नाम लेकर के बोला कि आप क्या करते हो? उसने बोला जी मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। कितनी सैलरी है आपकी? उसने बोला सैलरी तो 12,000 है, कट कटा के 8 या 10 मिलते हैं, अब ये लोन एक और ले लिया तो 8 मिलते हैं। आप मेरी फीस कैसे देंगे इतनी सारी फीस? तो वो बोलता है कि जी मैंने एक 70 गज का 75 गज का मकान बना रखा है, तो मैं उसको मैंने बयाना दे दिया है और मैं उसको बेच के आपकी फीस दूंगा।
तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये आदमी है ना, ये अपना पूरी जिंदगी की कमाई मुझे देने को तैयार है, क्योंकि इसे मेरे ऊपर भरोसा है कि ये आदमी मेरे बच्चे को रास्ते पे ला सकता है। ये कुछ भी करने को तैयार है अपने बच्चे के लिए। और एक तरफ एक और माँ बाप था जो मुझे उसने हिला दिया, उस मतलब बंदे ने, मैं अंदर से मतलब ये लगा कि तू पाप कर रहा है, मतलब इससे फीस लेकर के। तो मैंने उसे अंदर बुलाया। पहले तो मैंने अंदर बुला करके, मेरे अंदर ये कुछ टूटा एकदम अचानक से, और मैंने उसको बुला करके, मैंने ड्रॉअर में से पैसे जो उसने मुझे दिए थे, मैंने वो उससे उल्टे पकड़ाए, जेब में से निकाल के, जो मुझसे पहले देकर गया था अपने बच्चे का एनालिसिस कराने के लिए, काउंसलिंग के लिए जो पैसे देकर गया था, मैंने वो भी उसको उल्टे दिए। मैंने कहा भाई तेरा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो तेरा बच्चा पक्का पढ़ेगा, लेकिन अब तुझे मकान बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ तय करना है मेरे, अब मैं इसे छोड़ना है। तो मैं जब वो फॉर्म देख रहा हूं ना उन बच्चों के, तो वो एक बच्चे का ड्यूल कैरेक्टर लिखा मिलता है। मैंने उसको फोन कर लिया, अमन से बात कराना, उसके पापा ने बात कराई। तो मैंने कहा अमन तुमने ये 2 लाइनें क्यों लिखी हैं? तो मुझे बोलता है जी रास्ते में गाड़ी में मेरे पापा मुझे कह के लाए थे कि थोड़ा ध्यान रखियो, गलत गलत करके आइयो जो भी सर लिखवाएं, क्योंकि सर अच्छे बच्चों को नहीं लेते हैं, सिर्फ नकम्मे बच्चों को लेते हैं। तो मां बाप मेरे सेंटर को नंबरों का ही दुकान समझ रहे हैं। मतलब मैं तो क्रांतिकारी बन रहा हूं कि मैं बच्चों को बदल रहा हूं, और ये तो नंबरों की दुकान चाहिए इनको। तो इनको अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहिए, ये तो पैसा पूरा करने के चक्कर में है अपने बच्चे से। तो मुझे रियलाइज हो गया अब मुझे बंद करना है। अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि हर माँ बाप को यह सिखाऊंगा कि आपको अपना बच्चा कैसे पढ़ाना है। तब मैं गांव में निकला, क्योंकि शहर के आदमी की तो दिक्कत है। शहर का आदमी कौन है मालूम है? मैं शहर का आदमी हूं। मैं कौन हूं कि जब मुझे गांव में दिक्कत लगी ना, कि गांव में ये समस्या है, तो मैंने बैठ के गांव में चर्चा नहीं करी, मैं भाग गया वहां से शहर में। मैं भाग आया, यहां कुछ नहीं रखा, शहर में चलते हैं। और मैं शहर में आके बसा, और मैंने वापस गांव को आज तक कुछ वापस दिया ही नहीं, सब लूट के। मतलब मैं जब पढ़ा ना, अपनी जिंदगी के जो असली जो जीवन मैंने जिया वो गांव में जिया, सारा खाया गांव से, गांव ने सारे ने कर करके मुझे पाला। और जब वापस गांव को देने की बारी आई तो मैं शहर आ गया। मतलब अब मैं कमा कमा के पैसा शहर को दे रहा हूं, पेट्रोल वालों को, कंपनी वालों को, गैस वालों को, फलाने वाले को, ढिमके वाले, लेकिन किसी को भी दे रहा हूं, कंपनी को दे रहा हूं, गांव को नहीं दे रहा हूं मैं वापस पैसा। तो गांव खोखले हो गए, और गांव का आदमी जो जो मतलबी था सब गांव छोड़कर भाग गए। अब वो पलायनवादी सोच के लोग हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये पलायनवादी लोग हैं ना जो शहर वाले, ये तो पैसे से खरीद लेंगे सब कुछ। इनको तो कोचिंग भी खरीदनी आती है, इनको तो होम ट्यूशन भी खरीदनी आती है, इनको तो सीट भी खरीदनी आती है, ये तो सीट खरीद लेंगे। गांव के आदमी का क्या जो रह गया। इसीलिए मैं गांव में उतरा। उससे पहले मैं पीएम के पास गया, 2015 की बात बता रहा हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बिकॉज मेरे पास वो दस्तावेज पड़े हैं। जब मैंने पीएमओ में बैठ के प्राइम मिनिस्टर को यह बताया, ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जिसने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू करी, कि मेरे पास वो टेक्निक है, मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकता हूं इसका बच्चे का जन्म किस तरह के काम करने के लिए हुआ है, इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस कहां है, यह बच्चा असल में खुश कैसे रहेगा, मैं बता सकता हूं। और मैं पूरी टेक्नोलॉजी पूरे देश को फ्री दे सकता हूं। मैंने आज तक कभी गांव को, समाज के लिए अगर अपनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैंने जब इसको बना रहा था, जब मैं इसको तैयार कर रहा था, तो मैंने अपने आप से और परमात्मा से एक प्रॉमिस किया था कि मैं इस विद्या का इस्तेमाल कभी भी अपने लिए लग्जरी खरीदने के लिए नहीं करूंगा। और उसी वजह से हमने ये नियम बनाया था कि इसको समाज अगर लेना चाहता है, अगर सोसाइटी इसको लेना चाहती है, स्कूल इसको लेना चाहता है, तो आइए हम बैठकर चर्चा करते हैं। ये सेमिनार जो आपका यहां किया है ना,
ये इसलिए किया है कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं भाई, क्या पता समझ में आ जाए इन पलायनवादियों को भी। ये सोचा कि लेट अस ट्राई करने में क्या जाता है। जब 2015 से पहले की बात बताऊं, जब मैंने बंद किया पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल में अगर किसी प्राइवेट स्कूल के स्टेज पर चढ़ता था तो स्कूल पर चढ़ने का मैं 3.5 लाख रुपए चार्ज करता था। आज यहां आपको बताने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च किया इन साथियों ने। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब हमको करना है। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है इसके लिए। तो हमारे साथी हैं, बलजिंदर है, अमित जी हैं, और जो सी टीम के देवेंद्र जी हैं, इन सारे लोगों ने, उन्होंने बोला हम करेंगे पैसा खर्च, आप करिए, ट्राई करिए, देखते हैं ट्राई करके, चलो देख लेते हैं। इन्होंने इतनी सारी कोशिश करी, आप सब लोगों को यहां बुलाया। वहां पे बाहर ना दान पेटी रखी हुई है हमने। किसी को लगता हो ये सारा खर्चा इन लोगों ने किया, मेरा एक पैसा नहीं लगा, सही बताऊं, लेकिन ये भी हजारों में बना होगा, ये भी सारी चीजें इतनी खर्चे में आई होगी, ये किया होगा, मुझे नहीं, आई डोंट नो कैसे किया इन लोगों ने। लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि आप चर्चा कीजिए, हम करते हैं। मैंने कहा यार ये आप लोग कर रहे हो तो लेट अस ट्राई कि आपसे बात करके देख लेते हैं। क्योंकि जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलने के लिए पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि जिस रास्ते पर भी आपके बच्चे का स्कूल है वो रास्ता गलत है, समाज जिस रास्ते पर है वो गलत है। 40 के 40 बच्चे जो आपके बच्चे की क्लास में हैं, यूनिक हैं, अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, परमात्मा का रूप हैं। आपको उनके परमात्मा को निखारना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर चाहते हो कि मरते वक्त अंदर शांति रहे तो उन बच्चों पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैं तो आराम से ठाठ से सोता हूं, मेरे पास तो आधार कार्ड भी नहीं है। मैं बताऊं, बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन किए हुए 9 साल हो गए। मैं अपना जीवन कट रहा है अपना आराम से। गैस का कनेक्शन भी नहीं है मेरे नाम पे, तो समाज से ही लेता हूं, कोई कागज नहीं है अपने नाम पे। और आप सोचिए, हम पूरा दिन 24 घंटे गांव गांव जाकर हम बता रहे हैं कि आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाना ये प्लान्ड है, आपके जंगल काटना प्लान्ड है, आपको गांव से विस्थापित करना प्लानिंग का हिस्सा है, आपको अपनी जड़ों से काटना प्लानिंग का हिस्सा है, आपके परिवार को तोड़ना, टेलीविजन के जरिए आपके अंदर जहर डालना। वृद्धाश्रम पहले टीवी पर आया फिर समाज में आया, अनाथ आश्रम पहले टीवी पर आया फिर समाज में आया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डीएनए टेस्टिंग पहले एकता कपूर ने सिखाई सबको, किसका बच्चा किसके यहां पैदा हो रहा है, कौन किसके साथ चक्कर में है, पहले तो किसी को डीएनए वीएनए का कोई मतलब नहीं था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सेप्टेड नहीं थे। और अब तो कानून बना दिए, 21 साल तक आप अपनी लड़की की, अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकते। पता है आपको, 21 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते, जेल हो जाएगी। हां, लेकिन 16 साल की उम्र में वो लिव इन में रह सकती है। और अगर इस दौरान प्रेग्नेंट हो जाए तो समाज से डरती हो तो अबॉर्शन कराए और अपना शरीर खराब करे, और अगर ना डरती हो और अगर खुल के लड़ सकती हो, जैसे क्या कहना वाली फिल्म में प्रीति जिंटा समझाती है ना, वो बताती है कि हम अपने बच्चा अकेला पैदा करेंगे, मैं हिम्मत वाली लड़की हूं, और वो अकेली हिम्मत वाली लड़की पैदा करती है, तो समाज नहीं सरकार हर जिले में बच्चे पालने के केंद्र बना रही है कि नाजायज बच्चों के लिए हम देंगे तुमको सुविधा। लिव इन में 5 साल रह सकती है, बच्चे भी पैदा कर सकती है, सरकार संभालेगी उसको। और ये प्लानिंग से हो रहा है। आपके गांव का, जिसको छोड़कर आप शहर में आए थे ना, आज अगर हालत देखोगे 99.9% किसान की जमीन बैंकों में कर्जे पर पड़ी है। और आप जितने लोग बैठे हो ना, मैं गारंटी से कहता हूं, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका अपना घर है, अपनी गाड़ी है, सब कर्जे पर है। और पूरी जिंदगी को सुबह से लेकर शाम तक ईएमआई उतारने में लगे पड़े हो, और पूरे घर में माहौल क्या है आपका, सिर्फ उस बच्चे के करियर को लेकर चिंतित हो
क्योंकि आप अकेले चिंतित हो, समाज के साथ बैठकर चर्चा नहीं की। मेरा जो सबसे बड़ा सेमिनार है वो अभी तक का 9 घंटे का रहा है। अभी कितना? 9 घंटे का सेमिनार रहा है। 9 घंटे में भी बात पूरी नहीं हो पाती। तो आखिर में हम फिर पेरेंट्स को ट्रांसफर करते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ, जिस ट्रेनिंग में हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि आपको अपना बच्चा कैसे समझना है। क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ना। मैंने कह दिया कि अपने बच्चे को समझो, समझो कैसे? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस पर प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम करने वाला मैं इंडिया का पहला आदमी हूं, और आपके पास सारा नॉलेज फर्स्ट हैंड आएगा। फर्स्ट हैंड, दुकान में नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। था मतलब कभी था, वो ट्रेनिंग में जब किसी प्राइवेट स्कूल को देता था तो 10.5 लाख रुपया चार्ज किया था, करता था मैं हमेशा ही, जिसको भी देता था पर बच्चा चार्ज करता था। सोचो कितना बड़ा स्कोप है। आप पेरेंट्स सारे खर्च करने को, आपके ही शहर के 2 स्कूल की प्रिंसिपल से मैं सेटिंग कर चुका था। प्रिंसिपल को 10 लाख रुपया दे दिया कि तुम इसको लागू करवा दो। पेरेंट तो पागल हैं ही हैं, जितना मर्जी पागल बना लो अपने बच्चे का फ्यूचर दिखा दिखा के, उनको तो लाइन में लगाओ। 4000 बच्चा स्कूल में था और हमने कहा मात्र 10,000 लेंगे, 2,000 तुम लेना बच्चे का। 4 करोड़ रुपया एक स्कूल से कमाई इतनी हो सकती है, इतनी बड़ी। अगर आपके बच्चे को कोई, ये मेरी जो अपॉइंटमेंट की फीस है वो 1.5 लाख रुपया है पर बच्चा, लेकिन मैं उतने लोगों से मिलता हूं जितने लोगों से मेरा घर चलता है। अब आगे क्या? आगे क्या है? आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक बंदे को भी आप सारे के सारे पूरी ट्रेनिंग, पूरी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। 1 रुपया नहीं देना है आपने। अगर आप समाज के लिए करना चाहते हो तो, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए करना चाहते हो तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, फिर अपने पास समय नहीं है। हम एक मिशन पर हैं जिसमें हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करना चाहते हैं जिसमें क्लास के 40 बच्चे अपने नेचुरल टैलेंट के हिसाब से सीखें, स्कूल उनको तैयार करे, समाज की मदद से तैयार हो, और उसके बाद समाज में स्थापित करने का काम स्कूल और समाज करे, ना कि सारा प्रेशर बच्चे पर हो। होना चाहिए, हमको लेना पड़ेगा ये प्रेशर। आज सारा प्रेशर अपने बच्चों पर है, हमको ये लेना पड़ेगा। मैंने गांव में जाकर के कहा कैसे होगा डॉक्टर साहब? मैंने कहा देखो, तुम्हारे सारे गांव के बच्चों को उसके पास क्या क्या टैलेंट है हम सिखा देंगे, हम बता देंगे, सबका पता चल गया। कैसे टीचर चाहिए वो सब आप इकट्ठे होकर के गांव में बुला लोगे, हाँ हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद एज अ पेरेंट आपको ड्यूटी देनी है। ऐसे आप किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जहां भी रहते हो वहां आपको ड्यूटी देनी है। गांव में अगर 500 घर हैं और 5 घरों की ड्यूटी एक दिन लगती है तो 100 दिन के बाद नंबर आता है। तो क्या आप 3 या 4 महीने में अपने बच्चे के लिए 1 दिन की ड्यूटी नहीं दे सकते? इतना सा काम है बस, खाली मुश्किल है क्या? बट अगर ये समाज के तरीके से काम हो तो, अगर हम अकेले, अगर मैं सोचूं मैं अकेला बदल दूं, आप सोचो अकेला पॉसिबल नहीं है। आपको पूरे समाज की सोच पर काम करना पड़ेगा। तो यदि हम एक आह्वान करें कि अगले सेमिनार में हम लोग इस हॉल में पूरा ठसाठस भरा हो तो कैसा रहे? है पॉसिबल है? और ये मैसेज कि समाज को हमने तैयार करना है, उसके लिए हम 19 नवंबर को करनाल में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों के अंदर ये सोच जाए कि अपने बच्चों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। सरकारें नहीं करेंगी, जान लीजिए। किसी डीसी ने ठेका नहीं ले रखा आपके बच्चों का। बच्चे आपके बर्बाद हो रहे हैं, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी।
किसी नेता ने नहीं ले रखा, उनको खूब पैसे मिलते हैं, किसी बिजनेसमैन, किसी स्कूल वाले ने नहीं है। आप जाइए तो स्कूल वाले तो आपको मिलने भी नहीं देते जनाब। स्कूल वालों के पास नहीं है इतना समय। आपकी मैडम से जाकर आप बोलोगे ना कि मैडम मेरे बच्चे के लिए ऐसा ऐसा, इतना समय कहां होता है हमारे पास, इतना टाइम कहां होता है, इतने सारे बच्चे हैं, इतना सारा काम होता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, पेपर लेने होते हैं, चेक करने होते हैं, ये काम होता है, ऐसे बोलते हैं ना। समय नहीं है सर, ये तो सरकारी की बात बता रहे हो। प्राइवेट वाले के पास भी समय नहीं है जो इतनी महंगी फीस ले रहे हो। किसी के पास समय नहीं है। जिस कोचिंग सेंटर में भेज रहे हो उसके मालिक के पास भी समय नहीं है, वो भी बड़ी स्क्रीन पे पढ़ा रहा है और वो पढ़ा रहा है, समझा नहीं रहा, समझ नहीं रहा है। सिर्फ 20 लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन ही नहीं कर सकता भाई साहब। जिस भी स्कूल में 20 से ज्यादा बच्चे एक क्लास में है, जिस भी स्कूल में है, अगर आपका बच्चा 20 से ज्यादा बच्चों में पढ़ता है, यकीन मानिए हटा लीजिए अपने को, कोई फायदा नहीं है। कचरे में डाल रखा है समझो आपने, कचरे में। टीचर से बात हो ही नहीं सकती भाई साहब। बच्चा अगर टीचर के साथ, अगर टीचर आपको पर्सनली नहीं जानता, आपको कहां कहां फुंसी फोड़े हो रखे हैं, कब बीमार हुए थे कब नहीं, पूरे घर के हालात क्या हैं, यहां तक अगर टीचर को नहीं पता है तो आपको ऐसे टीचर के पास अपने बच्चे को नहीं भेजना है। क्योंकि वो बच्चा मां बाप से ज्यादा कनेक्टेड होना चाहिए बच्चे के साथ, टीचर के साथ। लेकिन वहां तो कनेक्शन जीरो है, जीरो है ना जी, जीरो कनेक्शन है, जीरो। क्लासरूम में जीरो, ट्यूशन पर जीरो, इंस्टीट्यूट पर जीरो, स्कूल में जीरो, समाज में जीरो। कहीं कनेक्शन ही नहीं है तो बच्चा सीखेगा किसके लिए, समझेगा किसके लिए, करेगा किसके लिए? फिर तो वो वही करेगा जो टीवी में आ रहा है। और टीवी में क्या आ रहा है मालूम है? छोटे छोटे बच्चे जो आपके कार्टून देखते हैं ना, उनके कार्टूनों पर थोड़ा नजर डालो, खुद भी थोड़ा देख लो। उसमें लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़की लड़की को, वो उसको लेस्बियन और गे बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये कल्चर बनाया जा रहा है आपके बच्चों का, एंड इट्स ऑल प्लान्ड। ये पूरा प्लानिंग से हो रहा है। निडर इंडिया वाला मेरा चैनल है, उस पर जाओगे तो उसको पूरा का पूरा आपको अभियान नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि ये खेल केवल मात्र इतना नहीं है, आपका स्कूल, आपका कल्चर, आपका गांव, आपकी सोसाइटी, आपका भाईचारा, आपका अपना आत्मविश्वास। सड़क पे निकलते हो, अंदर 24 घंटे क्या रहता है, कहीं चालान ना हो जाए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहीं पुलिस वाला ना खड़ा हो, ये रहता है 24 घंटे। बिल ज्यादा आ गया, कहीं कोई ज्यादा जुर्माना लग के ना आ जाए। 24 आवर आपके अंदर ये फीलिंग रहती है कि मैं चोर हूं। नहीं, ये वाली फीलिंग तो चोर की फीलिंग होती है ना, जो रहती है अपने को। हमने, हमारी समाज में हमारे ही चुने हुए लोगों ने ऐसा तंत्र बना दिया कि हमको चोर वाली फीलिंग आती है, और समझ में आ नहीं रहा क्या करना है। आप लोग अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज पर बात करने के लिए आए थे यहां पर। जब आए थे, मैंने आपको इन जनरल थोड़ा सा बताया कि ये चीजें ऐसे हो रही हैं। अब कैसा रहे यदि हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर ले तो? क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूं अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर वो टॉक हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस किसी पेपर पर लिख लें। अगर आपके पास अगर यार कोई कागज है, अगर कोई पेपर का अरेंजमेंट हो सकता है क्या अपने पास है, तो आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप अपने पेपर पर वो क्वेश्चन आंसर्स लिख लें और सारे क्वेश्चन आंसर्स हमको दे दें। सॉरी, क्वेश्चन दे दें, आंसर तो मैं ही दूंगा। जो भी आपके अपने बच्चे के इश्यूज हैं वो आप उसके ऊपर लिखिए। बेशक आप उस पर अपना नाम और पता, फोन नंबर कुछ मत लिखिए अगर आप नहीं चाहते हैं बताना हमको कि ये किसका है। मतलब जिसका भी सवाल आएगा वो पेरेंट्स का ही है, तो हम सबके क्वेश्चंस ले लेते हैं और सबके फिर मैं रिप्लाई कर देता हूं जितना हमसे हो पाएगा। मैं आपको सिर्फ 2 ही 3 टास्क दे रहा हूं। हमको यहां से 7 सवा 7 बजे तक निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है मुंबई के लिए, मुझे निकलना है। तो अभी 2 टास्क हैं आपके, क्वेश्चन आंसर्स लिखने
और हमारे जो एक अद्भुत से बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, हमने कुछ बच्चों पर काम करना शुरू किया इस प्रोसेस में, जिनकी बात कर रहा था पूनम, उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया कि कुछ प्रोसीजर्स ऐसी होती हैं जब हमें अपने बच्चों के विजुअलाइजेशन पे काम करना होता है। विजुअलाइजेशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन और ऐसी किसी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस और कॉन्टिन्यूटी, इसके ऊपर। तो उसमें एक टूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स और एबेकस का। आपने सुना होगा सब लोगों ने, शहर के लोग लगभग जानते हैं। तो हमारे कुछ बच्चे तैयार किए हुए हैं, हमारे कुछ बच्चों के प्राइज हैं जो नेशनल लेवल पर कंपटीशन जीते हैं। पहले हम ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उस दौरान आप अपने अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, सभी बच्चों को आपने उत्साहवर्धन करना है और फिर आपके एक एक सवाल का जवाब मैं दूंगा ताकि वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके और फिर 7 साढ़े 7 बजे तक आप लोग जा पाएंगे। तब तक जाने का नहीं है आपने, आप जाइएगा नहीं। वॉशरूम के लिए आपको 5-7 मिनट चाहिए तो, लेकिन यहीं पर कंटिन्यू रहेगा। और मैं समझता हूं कि बच्चों का एक बार फेलिसिटेशन हो जाए, एक बार उनको इनाम मिल जाए, उसके बाद जाइए। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे को मिल जाए फिर आप दौड़ जाएं तब तक। तो अभी इस सेशन को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होगा इस ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।